हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, कोई मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है। एग्जाम क्लियर करने के लिए मैं किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, इस बिजी शेड्यूल में कैसे पढ़ें, क्या करें, हर एक छोटी बड़ी बारीकियों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक टाइम टेबल सेट करेंगे आपका। और डेफिनेटली अगर इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम क्रैक करने में बिल्कुल सक्षम है। आसानी के साथ वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं किसी भी लेवल का। आज मैं कुछ एग्जाम्स को टारगेट करूंगा, जिन एग्जाम्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा उनको मैं बताऊंगा कि किन किन एग्जाम्स में या इन एग्जाम्स में कैसे पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, किस तरह से हम अपने टाइम टेबल को सेट करें पूरे दिन में और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलें। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको भीड़ में नहीं चलना है, क्योंकि भीड़ में जाएंगे तो आपकी कोई पहचान नहीं होगी। ठीक है, आपको अगर आगे चलना है तो कहीं ना कहीं भीड़ से हटके चलना होगा, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है किसी अच्छे कहने वाले ने कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। तो दोस्तों, आज इस आज के इस टाइम पे जब आप देख रहे हैं कंपटीशन किस लेवल पे जा चुका है, हमें किस तरह से अपनी तैयारियों को अंजाम देना है और एक गवर्नमेंट जॉब हमें कैसे लेनी है, उसके लिए आज मैं पूरी बात करूंगा। तो इस सेशन में पूरा बने रहिएगा और अंत तक काफी चीजें मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको निरंतर रेगुलर बेसिस पे अपनी वीडियोस देते रहूं और आपके सक्सेस में एक छोटा सा योगदान मेरी तरफ से भी हो। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको शुरुआत लेके चलूं तो उसके लिए मैं पहले बता दूं कि जो हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब और टेलीग्राम। तो आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल जिसमें आपसे कनेक्ट हुआ हूं, आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, क्विजेस, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे देता हूं, पीपीटीज वगैरह क्वेश्चंस की। तो आप वहां से आप चीजों को कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, कोई डिस्कशन है, करियर के रिगार्डिंग कोई बातें करना है, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, शांतनु.राय से। तो वहां पे मैं आपको मिलूंगा और वहां पे आपको मैं बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए आप शुरुआत करते हैं इस सेशन की एक बहुत ही धमाकेदार, एक बहुत ही कह सकते हैं कि मोटिवेशनल थॉट के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेके चलना है आज के इस कश्मकश भरे टाइम में। तो बड़ी अच्छी बात कही है। समस्याएं दोस्तों हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। कभी कभी हम घबरा जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका एक इशारा है कि हमने अपने जीवन में कुछ बदलना है। ठीक है, उनका आना एक जबरदस्ती इशारा है जिससे हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। वो बताना चाहती हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। और जितने भी लोगों ने जिंदगी में एक नई ऊंचाइयों को छुआ है, उनका आप अगर पास्ट उठा के देखें तो उन्होंने जबरदस्ती अपने आप को मोटिवेट किया है, अपने आप को पुश किया है और आज वो किस स्टेज पे खड़े हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रॉब्लम से, अपनी फेलियर से नहीं घबराना है, हमें आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को अंजाम देते हुए कहानी को लेकर चलते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको स्पेशली टारगेट करूंगा कुछ चार ये पर्टिकुलर एग्जाम्स है, सबसे ज्यादा मोस्टली बच्चे टारगेट करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, किसी भी जगह के हों। ज्यादातर इन्हीं चार एग्जाम से हम फोकस करते हैं। बाकी यूपीएससी, पीएससी जो है, स्टेट पीएससी, वो अलग लेवल की बात है। वनडे एग्जाम्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा आजकल देखा गया है कि बैंकिंग सेक्टर में बच्चों का रुझान ज्यादा है। बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छे से बच्चे कवर अप करना पसंद करते हैं। तो बैंकिंग में कैसे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में अगर आपको एंट्री लेनी है तो एसएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। कई बच्चे इसकी तैयारियां करते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे से इनको अच्छे से कवर अप करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो इसके बारे में आज डिस्कस हम करेंगे। इसके अलावा हमारी जो स्टेट पुलिस एग्जाम होता है, जो भी स्टेट पुलिस में एसआई, कांस्टेबल जो भी होता है, यूपी में दरोगा, जो भी वैकेंसीज ये होती हैं उनके लिए कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि पढ़ते तो सब है, सिलेक्शन सबका नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो आज उस कमी पे हम काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और बहुत ही प्यारी जॉब, इंडियन रेलवेज की जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पे कैसे अपनी तैयारियों को अंजाम दें, क्या है इन चारों में कॉमन, क्या है ऐसा जो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या है ऐसा जहां पे हम चूक रहे हैं, इन पे हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो बैंकिंग एग्जाम्स के टाइम टेबल की बात करूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो चार पर्टिकुलर एग्जाम्स हैं, चार एग्जाम्स हैं, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर वे में पूछे जाते हैं, मेजरली कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की बात करेंगे तो देखेंगे आप बैंकिंग में आपको मैथमेटिक्स मिलने वाली है, रीजनिंग मिलने वाली है,
इंग्लिश मिलने वाली है, जीए मिलने वाला, जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग इन्हें कहते हैं, और एक कंप्यूटर मिलने वाला। जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो ये होते हैं। अगर बात करें एसएससीज और रेलवेज की, तो वहां पे आप देखेंगे जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और जीके या जीए या जीएस भी कह सकते हैं इनमें। ये आपका एसएससी रेलवेज का सेगमेंट है, एसएससी और रेलवेज दोनों में, ठीक है, आपको ये सेगमेंट मिल जाता है। अब अगर बात करें कि हमारी रेलवेज की बात, अगर बात करें किसकी, पुलिस की, ठीक है, पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस के एग्जाम्स में हमको देखा जाए तो मेजरली कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, तो एक मैथमेटिक्स मिलने वाली है, इंग्लिश मिलने वाली है, रीजनिंग वाली है और जीके भी मिलने वाली है। तो मेजर ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि इन एग्जाम्स में आप नोटिस करेंगे जो मेजरली 4 सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके, जीएस या फिर आपका क्या कहते हैं जीए है। तो कुल मिला जुला के आपने नोटिस किया होगा कि जिन भी 4 एग्जाम्स की बात करें, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवेज हो, एसएससीज हो या फिर बैंक एग्जाम्स हो, इनमें हम नोटिस करते हैं कि 3-4 सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है। तो हमको ये पता है कि हमको मैथ्स भी पढ़ना है, हमको इंग्लिश भी पढ़ना है, हमको रीजनिंग भी पढ़ना है, हमको जीए पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, तो कैसे उनको कवर अप करें, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये टारगेट करना पड़ेगा कि आप किन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप भेड़ चाल मत चलिए, सब पढ़ना है, सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरने, अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऐसी है। लेकिन देखो आज का जो लेवल है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको एसएससीज में जाना है तो हाँ, थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि रेलवे और एसएससी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी रेलवे में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीए और जीएस भी पूछे जाते हैं, तो कॉमन है, ठीक है। तो आप इसको एक साथ लेके चल सकते हैं। पुलिस का एग्जाम भी काफी हद तक कॉमन होता है, किससे, एसएससी के हिसाब से। बैंकिंग थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन उससे घबराने वाली बात नहीं है। एक स्मार्ट स्टडी से हम काफी चीजें कवर करने वाला। तो मैं चलिए एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूं, एक टाइम टेबल बनाता हूं आपका, जिसको आप फॉलो करेंगे और फॉलो करने के साथ साथ अपने जीवन में पढ़ाई के लेवल को एक स्टेप और ऊपर चलेंगे लेके। गॉट इट। शुरुआत करते हैं। अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो सबको पता है जो तैयारी कर रहा है कि बैंकिंग एग्जाम्स 2 स्टेज में बटा होता है। मेजर अगर 2 स्टेज बात करें, एक होता है प्रिलिमिनरी यानी प्री, और एक होता है दोस्तों क्या, मेंस, ठीक है। अब हमारे दिमाग में कई बार रहता है कि हम प्री की तैयारी करते हैं, प्री की तैयारी करते हैं, प्री की तैयारी करते हैं, मेंस को अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने टाइम टेबल में आप ये सेट करेंगे कि प्री के साथ साथ हमको मेंस का भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि प्री और मेंस के गैप बहुत ज्यादा नहीं होता। प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस का एग्जाम होने में 10-15 दिन का गैप होता है। तो सोचिए, जो चीज आप 1 साल से प्री की तैयारी कर रहे हैं और मेंस के लिए सिर्फ 15 दिन देंगे, तो क्या इस 15 दिन में आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी? नहीं। तो प्री के साथ साथ हमको मेंस को लेके चलना होता है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा प्री और मेंस के साथ एक साथ पूरी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से चैनल में, इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं, अगर बात करता हूं कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमको ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससीज हो, रेलवेज हो, व्यापम हो, स्टेट एग्जाम्स जो भी हो, पुलिस का एग्जाम हो, हमको ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो हमको इनमें कमांड बढ़ानी पड़ेगी। अब बात करें मैथ्स और इंग्लिश की, रीजनिंग की, तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ती है। आपको इसमें याद नहीं करना, आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ता है, यानी आपकी इसमें एक्टिविटी रहती। आपको पेन से लिखना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं किसी बुक से, किसी उससे नेट से क्वेश्चन निकाल कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं ये एक्टिव सेशंस कहे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश जो होता है वो सबसे वीक सेशन होता है। वीक सेशन का मतलब यहाँ पे होता है, वीक सेशन इन द सेंस मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर बच्चों का इंग्लिश बहुत वीक होता है, और जिस कारण से कई बच्चे इसको अवॉइड भी कहते हैं, ठीक है, अवॉइड भी करते हैं इंग्लिश को, जो सबसे बड़ी गलती होती है, मैं बताऊंगा उसका। जीए, इसके अंदर अगर बात करें तो बैंकिंग भी आती है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं इसमें, और कंप्यूटर। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप लर्न करते हैं, ठीक है, आप इनको याद करते हैं। तो आप इसी तरह से अपने आप को क्या करिए, पूरे दिन में इसको शेड्यूल बना दीजिए। कैसे? अब आप सो के उठे हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पता है कि फ्रेश फील कर रहे हैं, और फ्रेश फील कर रहे हैं तो अपने दिन की शुरुआत आप ब्रेकफास्ट जो भी करते हैं, चाय वाय जो भी पीते हैं, उसके साथ साथ
आपका रूटीन जो होना चाहिए पहला, मैं इसमें सब कुछ कवर करूंगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सबकी बात करूंगा, क्योंकि बैंकिंग में भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, एसएससीज में भी पूछे जा रहे हैं, रेलवेज में भी पूछे जा रहे हैं, और एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, स्टेट लेवल पुलिस जो है उनमें भी पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने दिन की शुरुआत जो होगी वो बिल्कुल करंट अफेयर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं जिसमें आपका लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी इसका जो हो सकता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल सकते हैं कि आप डेली कम से कम बैठ के न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, न्यूज़पेपर में आप कोशिश करिए कि क्या कंटेंट पढ़ना है आपको। इसमें नेशनल, ठीक है, नेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, इसके अलावा स्पोर्ट, ठीक है, और प्लस एडिटोरियल, ठीक है, एडिटोरियल पेज पढ़ना है। अब आप ये नहीं पढ़ना है कि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट की न्यूज पढ़ें कि इतने लोग की डेथ हो गई, यहां बस में एक्सीडेंट हो गया, वहां इसने उसको मार दिया, बिल्कुल नहीं पढ़ना। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ना है, इसको आप रूटीन में रखें। इसके अलावा अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं न्यूज़पेपर के, इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आप पैसा नहीं खर्चा करना। इसके अलावा आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स के बहुत सारी बुक्स भी आती हैं। आपके पास बुक नहीं अगर है तो आप डेली बेसिस पे कोई ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए जहां से करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, लगभग सारे के सारे आजकल चीजें अपडेट हो चुकी हैं, वहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर सबसे अच्छा मैं आपको बोलूं तो यूट्यूब, आप यूट्यूब पे जाइए और वहां पे सिर्फ लिखिए टुडेज करंट अफेयर्स, ठीक है, टुडेज करंट अफेयर्स। आप इसको लिखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने अच्छी अच्छी वीडियोस करंट अफेयर्स की जो डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं वो डालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, उन करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ कोशिश करें कि वहां एक नोट्स भी बनाते चलें, करंट अफेयर्स की नोट्स बनाते चलें। उसमें कोई आपको ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस पॉइंट को हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद उस पॉइंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करें, ठीक है, डिटेल में जानने की कोशिश करें। जैसे आपने सपोज आज की न्यूज पढ़ी और आपने देखा कि आज की न्यूज पर करप्शन के बारे में कोई बहुत बड़ी न्यूज आई है, कोई बहुत बड़ा डिटेल आया, तो आप करप्शन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। ये आपकी हेल्पफुल होगी कहां पे, इंटरव्यूज के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। अब आप बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जहां पे इंटरव्यूज नहीं होते हैं, जैसे बैंकिंग में क्लर्क लेवल पे नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी सेगमेंट का डिटेल में अच्छे से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज आपको 10 लोगों के बीच में खड़े होके आप डिबेट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, आपका पक्ष मजबूत होगा, आपकी बातों में वजन होगा। तो करंट अफेयर्स सिर्फ एग्जाम निकालने के पर्पज से नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको एक्चुअली जानकारी के पर्पज से पढ़ना है और उसमें एग्जाम आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो शुरुआत आप करंट अफेयर्स की करेंगे। करंट अफेयर्स या बैंकिंग जो आप उठा सकते हैं, इसमें करंट अफेयर्स तो डेली बेसिस पढ़ना है, नोट्स बनाना है, प्लस ये चीज आप कोशिश करिए 2 घंटे आप अपने आप में इस पूरे चीज को दीजिए। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहते हैं, अलग से वीडियोस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, कहीं आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उससे भी थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे मीडियम है करंट अफेयर्स के, आप गूगल प्ले स्टोर पे डालते हैं करंट अफेयर्स, आप सिर्फ डालेंगे करंट अफेयर्स ऐप डालेंगे तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, किसी को आप लेके फॉलो करिए। लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब से जुड़ी हुई वीडियोस आप जरूर देखिए। किसी भी चैनल पे, किसी भी फैकल्टीज की, किसी भी आदमी की, किसी भी जो यूट्यूबर है जो आपको करंट अफेयर्स अच्छे मीडियम से दे रहा है, उनको आप जरूर कर सकते हैं अप्लाई। साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाएं, कोई हाईलाइट पॉइंट है उसको हाईलाइट करें, उसके बारे में जरा पढ़ लीजिए। और पढ़ने के साथ साथ कोशिश करिए जब आप अपने कलीग से, फ्रेंड से मिलते हैं, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करिए, तो वो चीजें आपको कभी भूलती नहीं है। और उसके बाद कहीं भी कोई मुद्दा ऐसे उठता है तो आप उस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, 2 घंटे का टाइम आपको कम से कम करंट अफेयर्स को देना है। अब उसके बाद जाहिर सी बात है 2 घंटे, अब ये मैं नहीं टाइम बोलूंगा कि आप कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है, आप कब सो के उठते हैं, कुछ लोग जल्दी उठते हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। 2 घंटे आपको देना है। अब उसके अलावा बात करते हैं किसकी, जो हमारा सबसे वीक सेगमेंट होता है। अब वीक सेगमेंट में कई लोगों की मैथ्स बहुत वीक होती है, कई लोगों की इंग्लिश बहुत वीक होती है, रीजनिंग ऑलमोस्ट सबकी ठीक होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, अब कुछ हम एक्टिविटी करेंगे। चूंकि हमने अभी 2 घंटे पढ़ा है, याद किया है, सुना है, समझा है, अभी हमारा फिजिकल कुछ वर्क नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत हमने पॉइंट्स जरूर लिखे हैं लेकिन हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किए। तो अब हम करेंगे क्या, मैथमेटिक्स को यहाँ पे सॉल्व। तो यानी स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। आप बीच में 1 घंटे 2 घंटे का गैप ले सकते हैं,
आपका जैसा कन्वीनियंट हो, आप बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ भी और काम होता है, कहीं कोचिंग जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो चीज आप कर लीजिए, क्योंकि मेजरली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कॉलेज हम सुबह जाते हैं। आप उसके बाद मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, टोटल आपके जो 12 घंटे होंगे, उन 12 घंटों में आपने आपको किन किन सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स आपको 2 घंटे देने हैं, ठीक है, 2 आवर्स आपको देना है। अब मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले उठाइए और देखिए कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, ठीक है। यहां पर सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको इंटरनेट से अवेलेबल हो पाएगा, आप कहीं कोचिंग जाते हैं या कहीं इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है आपने, तो वहां पे अपने पर्टिकुलर टीचर से डिस्कस करिए कि हमारा सिलेबस क्या है और सिलेबस के बाद हमको पढ़ना क्या क्या है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूं तो बैंकिंग में मैथ्स का बहुत बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है, लेकिन अब मैथ्स लेवल भी एग्जाम में काफी टफ आता है, तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। मैथ्स में टारगेट करिए डीआई करने का, टारगेट करिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना, मैं अभी इसके बारे में बात करता हूं। इसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने, इसको हम इनइक्वालिटी भी कहते हैं मैथ्स में, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इनइक्वालिटी के बाद अगर बात करें तो कोशिश करिए कुछ एक वर्ड प्रॉब्लम, देखिए ये 4 मेजर सेगमेंट है, 3 मेजर सेगमेंट है आपका, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी। अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, सीरीज। मैथ्स में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ अब यहाँ पे आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम के टॉपिक को उठा सकते हैं, क्योंकि जो डीआई है, जाहिर सी बात है डीआई आपको तभी आ सकती है जब आपको परसेंटेज हो, एवरेज बढ़िया से तैयार हो, एसआई सीआई याद हो। तो कुछ इन इंडिविजुअली टॉपिक्स के आप सब्जेक्ट को लेके पढ़ सकते हैं। आप इनको कहां से पढ़ेंगे, कोशिश करिए अगर आपके टीचर्स के नोट्स हैं उनके थ्रू आप किसी बुक से फॉलो कर लीजिए, या यूट्यूब के थ्रू आप जा सकते हैं। यूट्यूब में कई अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चीजें करा पाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं आप यूट्यूब के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है वो यूट्यूब है, हर एक चीज वहां मिल जाएगी आपको। तो आप जाके इन इंडिविजुअल टॉपिक्स को आप सबसे ज्यादा कमांड बनाइए। मैं क्या बोलूंगा, सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन ये जो 4-5 टॉपिक मैंने आपको दिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। वंस यू रियली क्रैक योर एग्जाम, आप बिल्कुल इसमें डेस्परेटली आप लगेंगे, ठीक है। अब एक यहां पर थोड़ी सी चीज मैं आपको अलग से बताना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक प्लस मोमेंट आपको क्या करना है, डेली आपको यहां पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस लगाने, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। कितने लगाने हैं दोस्तों, तो कम से कम 10 से 15 अपने रूटीन में रखिए आप। जैसे आपको सुबह उठ के चाय पीने की एक आदत है, तो मतलब आपको सुबह उठ के डेली सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। इसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर क्यूब सब आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत इससे बूस्ट होगी, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प करने वाली। तो सिंप्लीफिकेशन डेली बेसिस पे अपने रूटीन में रखिए। 2 घंटे का आपको टाइम देना है मैथ्स को, और 2 घंटे में आप टारगेट कीजिए कि आज मुझे उठाना है सिंप्लीफिकेशन ट्राई करना है 50, या आज मुझे उठाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी इक्वालिटी के 50 क्वेश्चन करने हैं, सीरीज मुझे कम से कम 100 लगानी है। तो ये आप अपने रूटीन में रखेंगे, ठीक है। 2 घंटे का टाइम आपको मैथ्स को देना है। सिंप्लीफिकेशन एडिशनल सेक्शन है, आपको डेली सिंप्लीफिकेशन के 15 से 20 क्वेश्चन लगाने हैं। और आप हर बार जब क्वेश्चन लगाते हैं तो ध्यान रखिए, जरा अपने फोन में, घड़ी में टाइमर ऑन कर दीजिए कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने में आपको टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो मैथ्स को आपको 2 घंटे देने हैं। मैथ्स एक रिटन सब्जेक्ट है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट आएगी। फिर बारी आती है किसकी, इंग्लिश की। अब मैं आपको इंग्लिश को बताने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, क्योंकि सिलेबस सबका एक है तो मैं आपको अलग अलग बता दे रहा हूं। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बहुत एक तकलीफ देती है सबको कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस तरह से कवर अप करें। तो देखो इंग्लिश मैं जहां तक मानता हूं कि आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लो, कितने भी रूल्स पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, एग्जाम में कुछ नहीं याद आता, कुछ भी याद नहीं आता। वहां सिर्फ आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से करते हो। और अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि इंग्लिश का कोई सेंटेंस आपके सामने आ गया तो वहां पर उस सेंटेंस को पढ़ के आप अपना लॉजिक ही लगाते हो, वहां कोई रूल्स कोई कुछ नहीं याद आता, सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट वहां काम आता। तो ये कंसेप्ट कहां से आया, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि राम, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, घर जाती है, ठीक है। इफ आई से राम घर जाती है, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज मैंने लिखा, और लिखने के बाद यहां पे मैंने कुछ ऐसे बना दिया, यहां पे 1 2 3 4 और एक 5वां यहां पे दे दिया, ठीक है, नो एरर।
एक एरर डिटेक्शन का सेगमेंट आता है आपके एग्जाम में जहां पे एरर्स ढूंढनी पड़ती है। एग्जांपल दे रहा हूं एक मैं आपको, आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें एरर कहां पे है। ठीक है, इसमें एरर कहां पे है? तो मेरे ख्याल से आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को इसमें कहीं भी कोई तकलीफ होगी ये कहने में कि सर एरर है यहाँ पे, थर्ड वाले सेक्शन पे एरर है, यहाँ पे जाति नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, जाता होना चाहिए। इसका आंसर आप क्या लगाओगे? थर्ड ऑप्शन। और फॉर्चुनेटली बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अब एक जरा बात समझना, क्या आपने यहाँ पे कोई ग्रामर इस्तेमाल किया? यहाँ पे क्या आपने कुछ भी रूल्स अप्लाई किया? नहीं। या आपने एक सिंपल एक सेंटेंस पढ़ा, पढ़ते ही आपको क्लिक कर गया कि यार यहाँ पे जाति नहीं होगा, यहाँ जाता होगा, तो इसका मतलब यहीं पे एरर है। अब ये चीज आपने कैसे पकड़ी? क्योंकि आप बचपन से इतनी हिंदी पढ़ चुके हो, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, स्टोरीज है, इतना आपने हिंदी को इन्वॉल्वमेंट दिया है कि कहीं ना कहीं अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर चुके हो उस सेगमेंट में कि देखते ही आपको चीजें बन जा रही। क्या यही चीज हम इंग्लिश के साथ नहीं कर सकते? ध्यान से समझिएगा, ये बात मैं उन विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जिनकी इंग्लिश वीक है। हाँ, आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो उनके लिए ये चीज नहीं है, वो तो बिल्कुल जैसे करते हैं वो वैसे ही करेंगे। और बिल्कुल वहां भी मेरे ख्याल से वो बच्चे भी ग्रामर इस्तेमाल नहीं करते, वो भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करते। तो इंग्लिश को करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है, आपको डेली इंग्लिश को रीड करना पड़ेगा। आपकी रीडिंग स्किल होनी चाहिए अच्छी, आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इंग्लिश में कभी फेल नहीं हो सकते। रीडिंग स्किल मतलब क्या? आप डेली इंग्लिश को पढ़ना शुरू करिए। इंग्लिश को पढ़ेंगे तो चाहे बैंकिंग हो, एसएससीज हो, रेलवेज हो, स्टेट पुलिस हो, आपको पैसेज एक आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक सेगमेंट आता है, एक पैसेज पढ़ के आप 4-5 क्वेश्चन करते हो। तो अगर आपने पैसेज पढ़ने की आदत डालोगे तो पैसेज पढ़ के आपको उस पैसेज का मतलब समझ में आएगा और नीचे जो 4-5 क्वेश्चन पूछे उसको बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इट्स ऑल अप टू कैसे हम इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तो इंग्लिश को सुधारने का सिर्फ एक तरीका है कि आपकी रीडिंग स्किल आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, डेली आपको पढ़ना होगा। तो बेटा 1 घंटे आप डेली, पहला बता रहा हूं मैं आपको इंग्लिश को सॉल्व करने का, इंग्लिश को समझने का तरीका, 1 घंटे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश को रीड करेंगे। ठीक है, 1 घंटे आपको रीडिंग करनी है, 1 घंटे। अब वो क्या पढ़ना है, इट्स ऑल अप टू यू। आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज पढ़नी है, आपको बहुत अच्छी कहानी पढ़नी है, कुछ भी करना, आपको 1 घंटे पढ़ना होगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा द हिंदू खोल के बैठ जाओ, भाई वो पल्ले ही नहीं पड़ेगी। आपको पता है आपकी इंग्लिश वीक है, द हिंदू बहुत ऊपर से निकल जाएगी क्योंकि वो हाई लेवल है। तो आप कुछ भी पढ़िए, इंग्लिश में सिर्फ पढ़िए, सिर्फ इंग्लिश में पढ़िए। आपको हो सकता है पहले दिन पढ़ने में दिक्कत हो, तकलीफ हो, आप थोड़ा बहुत डिक्शनरी का इस्तेमाल करिए, लेकिन आप पढ़िए, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना शुरू करिए। पढ़ते दौरान आप नोटिस करें कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा, तो रीडिंग के दौरान आप कॉपी अपने पास रखिए और अपनी वोकैब पे काम करिए। वोकैबलरी आप वहां पे कनेक्ट कर से लिखते चले जाइए कॉपी में। वोकैबलरी कॉपी में लिखना ही नॉट अ बिग डील, आपको उस वोकैबलरी को रियल लाइफ में यूज करना है। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपने रीडिंग स्किल की है वो आप कहीं किसी चीज को देख के पढ़ रहे हैं तो वो भी चीज कहीं ना कहीं यूज हुई होगी। तो इंग्लिश के सारे शब्द कहीं ना कहीं यूज होते हैं, तो आप उनका यूज करना शुरू करिए अपनी डेली लाइफ में। ड्यूरिंग किसी से आप बात करते हैं, क्लासेस में बैठते हैं या कुछ लिखना पसंद करते हैं, तो वहां पे आप ये काम कर सकते हैं। तो पहला काम, 1 घंटे आपको ये काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा, करंट अफेयर्स के बाद आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स के बाद इंग्लिश, इस बीच में आप गैप ले सकते हैं अपनी जो भी आपकी कंफर्ट लेवल है उसके हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा और देना है एक्सरसाइज करने में। ठीक है, एक्सरसाइज जो होगी, ठीक है, ये एक्सरसाइज क्या, ये एक्सरसाइज बेटा जो वो है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बैठ के एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है इंग्लिश का। प्रैक्टिस सेट आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वाले हैं तो बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट, एसएससी हैं तो एसएससी का, रेलवेज का, पुलिस का, जो भी आपको लगता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। अब वो प्रैक्टिस सेट आपको ऑफलाइन ठीक लग रहा है तो ऑफलाइन करिए, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करिए। कोई आपके पास क्विज है तो आप उस क्विज के थ्रू करिए। ठीक है, इसके मोड क्या क्या हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन आप कहीं से कुछ करना चाहते हैं या फिर किसी क्विज के थ्रू। ठीक है, आजकल आपको बहुत सारे क्विजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उनके क्विजेस के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। चाहे अड्डा का ऐप हो या टेक्स्ट बुक, बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बात है, आपका सिलेक्शन बहुत मोटिव रखता है, मैटर रखता है मेरे लिए, तो कहीं से आप कर लीजिए जहां से आपको ठीक लगे। ठीक है, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर क्विज के फॉर्म में आप प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस में पूरा एक पेपर होगा या फिर उसमें आप एक कॉम्प्रिहेंशन का पूरा पैसेज का आप क्विज सॉल्व कर लीजिए या फिर एरर डिटेक्शन का क्विज सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखना, अगर आपने रीडिंग स्किल अपनी सुधार ली,
आपको रीडिंग समझ में आ गई तो आप पैसेज से नंबर इकट्ठा कर सकते हैं। आपको एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप पकड़ लेंगे। आपको क्लोज टेस्ट पकड़ना है, क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा आपको पता होगा फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वो बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। इसके अलावा आपको मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। मिस स्पेल्ट मतलब वहां पे स्पेलिंग गलत होती है, तो ये सब कुछ बन जाएगा क्योंकि आपने इतना पढ़ा हुआ है उसको। कैसे आपने पकड़ लिया कि रामघर जाति में यहाँ पे ई की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि आपने पकड़ा इसको, स्पेल्ट आपने पकड़ा इसका, क्योंकि आपने रेगुलर इसको पढ़ा हुआ। तो इंग्लिश को आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। आई विश आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसको आज से ही अप्लाई करना शुरू करेंगे। डेली आप इंग्लिश पढ़िए। एक बात और इंग्लिश में जो आपको बहुत जरूरी करनी है, बहुत जरूरी करनी है, वो ये है कि आपको दिन भर में आपने जो भी कुछ किया है, पढ़ा है, लिखा है, घूमे हैं, फिरे हैं, खाया है, पिया है, उसको डेली रात में बैठकर डेली बेसिस पर आपको उसको लिखना है, ठीक है। आप किसी कॉपी में, डायरी में बैठ के लिखिए। यहां डायरी मेंटेन करना नहीं मैं बोलूंगा, यहां पर उसको लिखने का सिर्फ एक मतलब है कि आपको इंग्लिश से आप वहां थोड़ा अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। आप इंग्लिश में लिखिए, जो शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा उस शब्द को डिक्शनरी में सर्च करिए, सबके पास फोन है, इंटरनेट है, और उस शब्द को वहां पे लिखिए और साथ ही साथ उस शब्द को उस डायरी में नोट करिए जहां पे आप वोकैबुलरी की डायरी बना के रखें। और उसके बाद जो वर्ड आपने अभी बोला, जो आप भूले हैं, जो आपको मीनिंग नहीं पता, उसको आप डेली लाइफ में रूटीन में अपने लाना शुरू करिए, ठीक है। ये काम आपको करना है इंग्लिश के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। तो 2 घंटे आपको दोस्तों क्या देनी है, इंग्लिश को देना है। मैंने क्या बताया आपको, फिर से पीछे चलता हूं अगर मैं, तो आपको 2 घंटे करंट अफेयर्स को देना है। कैसे करना है मैंने बताया। मैथ्स को आप 2 घंटे देंगे, डेली बेसिस पे आपको ये चीज करनी ही करनी है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश पे मैंने बात कर ली कि इंग्लिश में आपको क्या करना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किस पे, अपने नए सेगमेंट पे। इंग्लिश के बाद हम बात करेंगे किस पे, रीजनिंग पे, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग मैं आपको पढ़ाता हूं, रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। देखिए रीजनिंग जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। 4 पार्ट होते हैं रीजनिंग के। एक होता है वर्बल पार्ट, एक होता है रीजनिंग का एनालिटिकल पार्ट, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग होती है। एक होती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और एक होती है रीजनिंग का नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। अब आप ध्यान रखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, स्टेट पीएससी हो, जो भी हो, वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसका, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्बल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे आपका अल्फाबेटिक सीरीज आपका एक बनता है टॉपिक, यहाँ पे अल्फाबेटिक सीरीज है, अल्फाबेटिकल सीरीज बनती है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक आपने सुना होगा। इसके अलावा आपका ब्लड रिलेशन एक टॉपिक होता है। इसके अलावा आपका टॉपिक होता है डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस। इसके अलावा आपका टॉपिक होता है इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके अलावा होती है सिटिंग और पजल्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये वर्बल के पार्ट होते हैं, सिटिंग प्लस पजल मैं कह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब आपको ये पूरे टॉपिक बहुत बढ़िया से तैयार करने होंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में एक दिक्कत आ रही है तो आपको यहीं पे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अल्फाबेटिकल, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इन सभी टॉपिक्स में कमांड आपको बनानी। कमांड मतलब इतना प्रैक्टिस करना है कि ये सारे टॉपिक बने। मैं गारंटी दे रहा हूं सिर्फ इतने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मतलब आप फेल नहीं हो सकते, पास ही होगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या आता है, जैसे एक टॉपिक है सिलॉग्स का, सिलॉगिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, सिलॉगिज्म। इसके अलावा एक टॉपिक होता है इसमें इनइक्वालिटी का, ठीक है, तो इनइक्वालिटी आपका आता है। इसके अलावा एक मशीन इनपुट टॉपिक होता है। इसके अलावा एक होता है हमारा डेटा सफिशिएंसी, डीएस कहते हैं। इसके अलावा जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा डिसीजन मेकिंग होता है, जिसमें से जो मेजर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है वो है आपका सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, ठीक है। आप मशीन इनपुट भी पढ़ सकते हैं अगर आप बैंकिंग वाले हैं। मशीन इनपुट सिर्फ बैंक में पूछी जाती है दोस्तों, वो भी कहां पे, मेंस में, ठीक है। तो आप बैंकिंग के लिए इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट एंड असर्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया, सब इसके अंदर आता है। मैं आपको इसकी वीडियोस प्रॉपर दूंगा। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर सब कुछ आ जाएगा, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ये सारे टॉपिक आते हैं, सीरीज, ये सब कुछ आती है यहाँ पे। तो ये पूरा 4 सेक्शन में आता है बेटा, याद रखना।
अगर आप बैंकिंग वाले हैं तो आपको नॉन वर्बल नहीं पढ़ना है, क्योंकि नॉन वर्बल से क्वेश्चन नहीं आते। ये 3 सेगमेंट पढ़ना है। आप एसएससी व्यापम रेलवे वाले हैं तो आपको वर्बल पढ़ना है, लॉजिकल पढ़ना है, नॉन वर्बल पढ़ना है, एनालिटिकल नहीं पढ़ना। सिर्फ एनालिटिकल का ये वाला पार्ट पढ़ना है। कौन सा? सिलोगिज्म। सिलोगिज्म आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये सभी जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको रीजनिंग का मैंने सिलेबस बता दिया। पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। पढ़ना क्या क्या है। देखिए, रीजनिंग में आप किसी भी एग्जाम पे जाते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग के लिए जानना जरूरी है कि रीजनिंग आपको कैसे करना है। भाई, रीजनिंग को भी आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे। आप वो टाइम डिसाइड कर लीजिए कि वो 2 घंटा कौन सा होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कितने घंटे दे दिए? 6 घंटे, और ये 2 8वां घंटा। ठीक है, 8 घंटे आपके ये फिक्स बने पड़े हैं। आपको इन 8 घंटे को देना ही देना है। ठीक है, अब इसमें टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं इस 8 घंटे में। किसी को आप 1 घंटा दे दीजिए, किसी को 1.5 घंटे दे दीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, ये आपको करना ही करना। जैसे मान लीजिए आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश को 3 घंटे दे सकते हैं, रीजनिंग को 1 घंटा दे दीजिए। आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स को 1 घंटा दीजिए, आप रीजनिंग को 2 घंटा। जो आपका वीक सेगमेंट है उसको टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए। टाइम अपने हिसाब से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, रीजनिंग को थोड़ा टाइम कम देता हूँ, क्योंकि रीजनिंग में अक्सर लोगों का रीजनिंग वीक नहीं होता। तो रीजनिंग का 1 घंटे का सिर्फ टाइम दे रहा हूं, सिर्फ 1 घंटे का। अच्छा, इस 1 घंटे में आपको क्या क्या करना है? पहली चीज, इस 1 घंटे में आपको पजल लगानी, सेटिंग और पजल्स लगानी है, क्योंकि आप भारत के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे पजल आपको मिलने वाली है। और यही है रीजनिंग का सबसे वीक सेगमेंट। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है। तो आपको पजल्स लगानी है डेली, कम से कम 5 पजल। आप डेली 5 पजल लगाइए। आप जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं तो बैंकिंग के लेवल की, एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी के लेवल की, डेली 5 पजल आपको रूटीन में रखना है। कुछ भी करके 5 पजल आपको करना ही करना है, ऑप्शन नहीं आपके पास है। इसके अलावा आपको सिलोगिज्म, ठीक है, सिलोगिज्म एक टॉपिक है जिसकी वीडियो में आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, मेरे इस चैनल पे आप देखेंगे, लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा इसका। सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो इसके भी आप कम से कम डेली 20 क्वेश्चन लगाएंगे। इस 1 घंटे का ड्यूरेशन में आपको बता रहा हूं क्या करना है। 5 पजल, आप पजल 3 भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 5 पजल सर ज्यादा होगी तो 3, बाकी 5 पजल एक आइडियल सिचुएशन होती। 20 क्वेश्चन आपको सिलॉग्स के लगाने हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट आपको डेली करना है, वो क्या करना है? इसमें आपको ब्लड रिलेशन और अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, बस ये चीज आपको डेली सॉल्व करनी, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये चीज आपको डेली बेसिस पे 3 टॉपिक आपको डेली पढ़ना है। बाकी टॉपिक से मैं बात करूंगा, लेकिन ये 3 टॉपिक आपको डेली पढ़ना है। ये रीजनिंग का आपका टाइम है 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, जो भी आप डिसाइड करिए, 3 पढ़ना है। बाकी टॉपिक की बात करूं तो मैं उसके लिए आगे बात करूंगा। अभी आप इतना रखना कि रीजनिंग का आपको इतना टाइम देना है। ठीक है, अब आप नोटिस करो, आपने मैथ्स को 2 घंटे दे दिए, मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वीक होता है। इंग्लिश 2 घंटे आपने दिया, वीक होता है। करंट अफेयर्स आप 2 घंटे दे सकते हैं, 1 घंटे दे सकते हैं या 1.5 घंटे दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीजनिंग को 1 घंटा या 1.5 घंटा, आपको लगे तो 2 घंटे भी दे सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें तो यहां पर अब आगे अगर बात करूं मैं इसकी, तो जीएस और जीके की बात करते हैं। तो ये याद करने वाला सब्जेक्ट है, ये लर्निंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लर्निंग सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है? रात का समय चुनना है। रात को आप कोशिश करिए खाना खाने से पहले आप 1 से 2 घंटे बैठ के जीके जीएस, अब देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है, वो मैंने आपका शुरू में कवर करा दिया था। ठीक है, जीके या जीएस, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है। तो आप कम से कम हफ्ते में रूटीन बनाइए कि हफ्ते में अगर आपके 7 दिन हैं तो ये टाइम टेबल कैसे फॉलो करेंगे। 2 दिन आप करिए हिस्ट्री का टाइम दीजिए, ठीक है, हिस्ट्री को टाइम दीजिए। 2 दिन आप इसमें ज्योग्राफी को टाइम दीजिए। 2 दिन आप इसमें क्या करिए, साइंस को टाइम दीजिए। ठीक है, अब इस 2 दिन में अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा तो आपको लग रहा है कि नहीं पॉलिटी भी पढ़ना है हमको, कॉन्स्टिट्यूशंस भी पढ़ना है, तो आप कोशिश करिए 1 दिन संडे का दे दीजिए, जो बचा खुचा सेगमेंट होगा वो आप कवर कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइमिंग क्या होगी? 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में आपको इसमें कवर अप करना है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है। तो 2-2 दिन बांटिए। और 2-2 दिन कैसे बांटेंगे आप? कि 2 दिन प्रॉपर हिस्ट्री पढ़िए, जिसके अंदर जितना आप कवर कर सकते हैं कर लें। अगले 2 दिन आप क्या करेंगे? ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, जो भी आपका वेटेज जिसमें ज्यादा है, जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं, जिसमें जितना वेटेज है उसके। अब जब मान लीजिए आपको लग रहा है कि एग्जाम में पॉलिटी में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप पूरा मत पढ़िए, जितना आपको पढ़ सकना है उतना ही कवर करिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका एटलीस्ट जब भी आप कोई तैयारी करने जाएं तो उसके पिछले 3-4 साल का पेपर निकाल लीजिए,
कि इस पेपर में हमने क्या क्या पूछा गया, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। हमने देखा कि जीके में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछा है तो मॉडर्न हिस्ट्री को टाइम ज्यादा दें। आपको लग रहा नहीं मिडिवल हिस्ट्री से पूछा गया तो उसको टाइम दें। साइंस में आप देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बायोलॉजी में किस टॉपिक को ज्यादा फोकस किया गया है, या केमिस्ट्री से या फिजिक्स से, तो आप पिछले 5 साल के इस रेशियो से उठा के आप चीजें उठा सकते हैं कि यार इन चीजों में ज्यादा चीजें पूछी गई हैं तो हम उनको ही अलग से प्रॉपर बनाएं। नोट्स प्रॉपर बना के चलिए, कंटेंट हाईलाइट करके चलिए और उसको डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना, ठीक है। ये आपको करना है काम जीके जीएस में। अब उसके बाद जब ये सारा कुछ आप कर लेते हैं, देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया, फिर से देखते हैं। मैंने आपको बताया कि सुबह उठने के साथ साथ आप करंट अफेयर्स को टाइम देंगे 2 घंटे प्रॉपर। पूरा खेल इसी का टिका हुआ है। आजकल जीके में भी ज्यादातर करंट अफेयर्स से एग्जाम में पूछ रहा है। 2 घंटे के बाद आपको करना क्या है, 2 घंटे आपको देना है मैथ्स को। मैथ्स का टाइमिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे आप किसको दे सकते हैं, इंग्लिश को। अभी टाइम स्लॉट आप अपने साथ डिसाइड करेंगे। 2 घंटे के बाद 1 से 1.5 घंटे आप दे सकते हैं किसको, रीजनिंग को, ठीक है। रीजनिंग को आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है रीजनिंग आपकी इजी है तो आप रीजनिंग को टाइम हटा दीजिए। रीजनिंग में सिर्फ 3 चीजें लगानी है, 1 घंटा बहुत है, आप बस 3 चीजों को ही टारगेट करेंगे। उसके बाद लास्ट के 2 घंटे या 1 घंटे आप किसको दे सकते हैं, अपने जीके सेक्शन को। जीके में आपको देखना है क्या मेरा वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से आपको उसकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये आपका पूरे दिन का शेड्यूल होगा, इसको ही बस आप अप्लाई करेंगे और कुछ अलग से नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, टेस्ट सीरीज। आपको डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज लगानी, ठीक है। डेली सीरीज लगानी टेस्ट की आपको। अगर आप बैंक वाले हैं तो बैंक का कोई एक पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आप एसएससी वाले हैं तो एसएससी में जिस भी एग्जाम पे टेस्ट सीरीज लगाने आप एसएससी का सॉल्व करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करें तो रेलवे का टेस्ट देना है। आपको लग रहा है आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुलिस का टेस्ट देना है। तो आपको टेस्ट आपको डेली देना है। टेस्ट आपको कब देना है, टेस्ट आपको बिफोर बेड, ठीक है। आप बेड पे जाने से पहले यानी खाना पीना खाने के बाद आपको टेस्ट देना है। अब वो टेस्ट 1 घंटे 2 घंटे का जो भी हो। बैंकिंग वाले कोशिश करें पहले प्री पे टारगेट करें, प्री के बाद फिर मेंस का टेस्ट देना शुरू करें। अगर आपको लग रहा है प्री में आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, जितना पिछले साल आया था उसके हिसाब से, इस बार कट ऑफ के हिसाब से हमारा स्कोर अच्छा आ रहा, तो मेंस के टेस्ट देना शुरू करें। सिर्फ प्री मत दें, मेंस को भी इसमें इंक्लूड करें। अगर आपने हफ्ते में 6 प्री दिए हैं तो कम से कम 1 मेंस आपको देना है। आपने 4 प्री दिए हैं तो बीच में 1 मेंस जरूर दें। सिर्फ प्री मत करें क्योंकि प्री निकाल के आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। ये आपको काम करना है। आप टेस्ट सीरीज कहीं से परचेस कर लीजिए, बहुत सारे चीजें मिलेंगी। आप अड्डा का ले सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, आप इसके अलावा ग्रेड अप का ले सकते हैं। ये सब अच्छे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ऑलिव बोर्ड का आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑलिव बोर्ड का या जहां से भी आपको सूटेबल हो, ठीक है, वहां से आप टेस्ट सीरीज एक परचेस करिए। चाहे वो आप कोशिश करिए लैपटॉप है तो लैपटॉप से, अपने फोन से डेली एक टेस्ट सीरीज लगाना है। और टेस्ट सीरीज लिखने के बाद उसके मार्क्स आप डेली लिखते जाइए कि आज की तारीख में हमने एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट का स्कोर कितना आया। और ठीक 1 हफ्ते बाद या 1 वीक बाद आप चेक करिए कि आपके स्कोर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। किस किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम जा रही, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, उनका टाइम स्लॉट आप अप एंड डाउन करते चले जाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में अगर कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो उसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, उसको पढ़िए और याद करिए। ये चीज आपको करनी ही करनी। समझ में आई बात, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें बैंकिंग में तो कंप्यूटर एक सेगमेंट होता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि कंप्यूटर के डेली आधा घंटा 15 मिनट क्वेश्चन, जब भी आपको टाइम मिलता है कंप्यूटर के क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करिए। कंप्यूटर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, बैंकिंग में सिर्फ बनते हैं क्वेश्चंस। और वहां पर बैंकिंग में 40 क्वेश्चंस 20 मिनट के होते हैं। 20 मिनट कह रहा हूं, 40 क्वेश्चन जिनके मार्क्स 20 होते हैं, आधा नंबर का एक क्वेश्चन होता है वहां पे। तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं, आप सिंपल बेसिस पे कोई बुक ले लीजिए। अगर आप बुक नहीं ले पाते हैं तो आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं, जहां से आप कंप्यूटर के भी कवर अप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ही आपका सक्सेस की है, बिना इसके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपको लगता है डेली बैठ के आप किताब से सॉल्व करेंगे एग्जाम निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाएंगे जिससे आप अपनी स्पीड इंप्रूव करेंगे, स्पीड के साथ साथ अपनी एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करेंगे। आप जब शुरू में टेस्ट लगाएंगे तो आपके स्कोर कम आएंगे, तो आप उससे घबराइएगा मत, सिर्फ लगाते चलना। ये ध्यान देना कि क्या मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो ये रूटीन डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना है। चलते चलते एक लास्ट और बात बता दें
कि अवॉइड ऑफलाइन मेथड ऑफ स्टडी, हैबिचुएट योरसेल्फ टुवर्ड्स ऑनलाइन मेथड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमने बच्चों को देखा है किताब खरीदते हुए, टीचर से किताब पूछते हुए, किताबों से क्वेश्चन लगाते हुए। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड, ये अभी बिल्कुल आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है, तो क्यों हम ऑफलाइन स्टडी करें, क्यों ना अपने आप को हैबिचुएट ना कर लें ऑनलाइन के। डिस्प्ले पर पढ़ने की आदत डालिए, आप फोन से पढ़िए, आप अपने लैपटॉप से पढ़िए, टेस्ट सीरीज आप लगाइए, कोई बुक से मत प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी भी आज के टाइम पे बुक से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो फिर ये वही बात हो जाएगी कि खेलना आपको लॉर्ड्स के मैदान पे है और आप गली क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको गली क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको अगर ऑनलाइन एग्जाम देना है तो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करिए। आजकल हर एक चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहीं से क्वेश्चंस निकालिए, वहीं से कंटेंट निकालिए, आपको सारी चीज मिल जाएगी। ठीक है, रीजनिंग का मैं टीचर हूं, रीजनिंग में पढ़ाता हूं, तो रीजनिंग के सारे कंटेंट आप मुझसे ले सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप उसको जाके प्लीज ज्वाइन करिएगा, जिससे आपको मैं हेल्प कर पाऊं। पीडीएफ से लेकर क्वेश्चन से लेकर हर एक चीज वहां पे आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब बात करें जाते जाते कि इंग्लिश का रोल कितना है हमारे लाइफ में। बेटा इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या इंग्लिश क्यों पढ़ें। तो ये बहुत गलत बात है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मैंने कैसे पढ़ना था बता दिया। डेली अपनी थोड़ा स्पोकन पे काम करना शुरू करिए, इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए, वोकैबुलरी पे काम करिए। अगर आपको किसी के सामने बोलने में डर लगता है, तो आप इंग्लिश को मिरर में खड़े हो जाइए, वहां पे आप बोलना शुरू करिए। अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करिए, जिससे आपका इंटरव्यू प्लस जीडी हुआ, या हम किसी से बात करते समय हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, एक अलग ही एटीट्यूड हमारा हो जाता है अगर हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज होगा। अगर इंग्लिश सीखने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जाइए देखिए, यूटिलाइज करिए, इंटरनेट का यूटिलाइज सही जगहों पे करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों से थोड़ा अवॉइड करिए, है ना। ये नॉर्मल नाचने गाने की वीडियोस पे अपने आप को मत कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एक बार आप अच्छे से कवर अप करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को स्ट्रगल लाइफ में ले जाके पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी है, जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, कभी बिल्कुल डिप्रेस मत होइए। कोई एग्जाम फेल होगा, किसी एग्जाम में आप पास होंगे, घबराना नहीं है। मंजिल हमारी एक है, वहां तक जाने के लिए जी जान लगाइए, और इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद उम्मीद करता हूं आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट मिले तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे या आप मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। और आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीजें छूट गई हैं, नहीं मैं आपसे एक्सप्लेन कर पाया हूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई विश कि आप सक्सेस ले लें, आपकी जॉब लग जाए, और इस टाइम टेबल को आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाए। तो आज से ही शुरू करिए, और कसम खाइए कि अगले आने वाले 6 महीने में पूरी डेडिकेशन से देने वाला हूं या देने वाली हूं। और लगिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस बार आप एग्जाम निकालेंगे, बस अपने आप को एक्यूरेट कर लीजिए। ठीक है, एक बड़ी अच्छी सी बात है, किसी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। दोस्तों, कुछ देर की ही खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। बाकियों का तो वक्त आया था, आपका दौर आएगा। बाकियों का तो वक्त आया था, आपका एक दौर आएगा। इसी के साथ आज इस सेशन को मैं बंद करता हूं, क्लोज करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, और इसको आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।